नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं नीलम राकेश जी की कहानी कन्यादान। शरद ऋतु का पदार्पण हो चुका था, अतः सुबह की कुनकुनी धूप तन को भाने लगी थी। धुले हुए बालों को तौलिए में लपेटे हुए मैं अखबार ढूंढ रही थी। जाने पतिदेव ने अखबार पढ़कर कहाँ रख दिया था। धूप में बाल सुखाते हुए अखबार पढ़ने का इरादा था मेरा। जैसे ही अखबार पर नजर पड़ी, बाहर की घंटी घनघना उठी। बाल पोंछते हुए दरवाजा खोला तो आंधी की तरह अर्पिता मेरे घर में प्रवेश कर गई। दरवाजा बंद कर मैं उसके पीछे पीछे अंदर आई। अर्पिता मेरे पलंग पर औंधी लेटी फूट फूट कर रो रही थी। असमंजस की स्थिति में कुछ पल तक मैं उसे यूं ही देखती रही। अर्पिता, अर्पिता, क्या बात है? कोई उत्तर ना पाकर मैं उसके पास बैठ गई। कुछ पल निःशब्द उसके सिर पर हाथ फेरती रही। अर्पिता की हिचकी बंद गई थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उठकर रसोई में चली गई। हाथ में पानी का ग्लास लिए हुए जब मैं वापस आई, तब तक अर्पिता अपने आंसुओं पर काबू पा चुकी थी। अर्पिता, पानी पी लो। निःशब्द पानी का ग्लास उठाकर एक बार में ही वह पूरा पानी पी गई। ग्लास रखकर उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर लाल सुर्ख आंखों से मेरी ओर देखा, फिर नजरें झुका ली। खुला हुआ गेहुआ रंग, काले घुंघराले बालों की कमर तक लटकती मोटी चोटी, सुतवा नाक, उस पर सुंदर कजरारी आंखें। कुल मिलाकर वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी पलकें फिर उठी और मेरी नजरों से मिलते ही झुक गई। शायद कुछ कहना चाह रही थी, किंतु पूरी तरह संभल नहीं पाई थी। मैं चाय बनाकर लाती हूँ अर्पिता, तुम स्वयं को संभालो। उसे थोड़ा संभलने का समय देने के उद्देश्य से मैंने कहा, परंतु उसने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। कुछ पल हमारे बीच सन्नाटा पसरा रहा। अर्पिता मेरे सामने के मकान में रहने वाले विधुर सिविल जज श्री विशाल कुमार उपाध्याय की साली है। जब भी उनके घर आती, मेरे पास जरूर आती थी, परंतु मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या घट गया हंसमुख अर्पिता के जीवन में, जो वह इस तरह बिखरी जा रही है। हमारे बीच खींच गई असहनीय चुप्पी को मैंने ही तोड़ा। अर्पिता, तुम इतना परेशान क्यों हो? स्नेह से मेरा स्वर भींग उठा था। अपनी जल भरी आंखों से उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। शायद मुझे तोल रही थी। बताएं या ना बताएं की दुविधा उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। दीदी, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्या बात है, बताओ। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो जरूर करूंगी। आंसुओं के बीच उसने बोलना आरंभ किया। दीदी, मैं अक्सर छुट्टियों में या जब यहाँ जरूरत पड़ी जीजाजी के बच्चों की देखभाल के लिए आती रही हूँ। इसे मैंने सदा अपनी स्वर्गीय दीदी के बच्चों के प्रति अपना और माँ बाबूजी का कर्तव्य समझा। जीजाजी और बच्चों का भी निश्चल स्नेह मिला है मुझे। परंतु आज वह फिर फूट फूट कर रोने लगी। आज क्या हुआ अर्पिता? अनिष्ट की आशंका से मेरी तो जान ही अटक गई। मेरी जिज्ञासा चरम पर थी। जीजाजी की माँ और मेरे माँ व बाबूजी चाहते हैं कि अगले महीने मेरी शादी जीजाजी के साथ कर दें। क्या? मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं मर जाऊंगी दीदी, मैं यह शादी नहीं कर सकती। सिसकियों के बीच वह बोली। तुम्हारी माँ और बाबूजी इस शादी के लिए तैयार हैं? उम्र का इतना बड़ा अंतर उन्हें नहीं दिख रहा? दुगने से भी ज्यादा का अंतर है। आश्चर्य मेरे स्वर में उतर आया। मुझे तो आज ही पता चला दीदी कि मुझे पिछले कुछ महीनों में बार बार जीजाजी के घर इस षड्यंत्र के तहत भेजा जा रहा था कि मेरा इन सब लोगों से लगाव बढ़ जाए। रोष के साथ उसने बताया। तुम्हारे जीजाजी ने क्या कहा? जीजाजी का पता नहीं। आज ही जीजाजी के कोर्ट जाने के बाद उनका बड़ा बेटा वरुण बोला, मौसी, आपके हाथ का बना हलवा बहुत अच्छा लगता है, आज आप हलवा बनाइए। मेरे कुछ कहने से पहले माँ बोल पड़ी, अगले महीने तेरी मौसी हमेशा के लिए इस घर में आने वाली है, फिर तू रोज हलवा बनवा कर खाना। मैंने तो इसे मजाक ही समझा, किंतु वरुण ने टोका, अरे नानी, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? जवाब उसकी दादी ने दिया, तेरी नानी ठीक कह रही हैं, अब तेरी मौसी तेरी माँ बन जाएगी। तुम लोगों को मौसी के आने से अच्छा लगता है ना? अब वो हमेशा के लिए यहीं आकर रहेंगी। दीदी,
वरुण के साथ साथ कुछ पल को मैं भी अवाक रह गई। फिर साफ साफ इस शादी से मना कर दिया। अब तीनों लोग मिलकर मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि मैं इस शादी के लिए हाँ कर दूं। दीदी, मैं कुछ कर लूंगी। उस घर में मेरा दम घुट रहा था, इसीलिए मैं आपके पास भाग आई। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसका सिर अपनी गोद में रखे मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ सी बैठी थी। गोद में सिसकती अर्पिता मुझे अबोध बच्ची सी लग रही थी। गुस्सा उसके माता पिता पर आ रहा था, जो उससे 4 साल छोटे लड़के के बाप से उसे ब्याहने जा रहे थे। दीदी, मैं जीजा जी का बहुत आदर करती हूँ। मैं उन्हें कभी पति के रूप में देख ही नहीं सकती। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, परंतु रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी भी आंखें नम हो गईं। दूसरे का बेहद घरेलू मामला था, परंतु एक लड़की के जीवन का प्रश्न भी था। अजब दोराहे पर खड़ी थी मैं। अर्पिता, तुम कोई गलत कदम मत उठाना, हम लोग हैं ना। बुजुर्ग लोग नहीं समझ रहे तो हम तुम्हारे जीजा जी से बात करेंगे, परंतु तुम स्वयं पर नियंत्रण रखना। घबराहट में कोई उल्टा सीधा काम मत करना। तुम बालिग हो, कोई जबरदस्ती तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। अभी तो तुम अपने घर जाओ, देखो तुम्हारे जीजा जी का क्या रुख है। कल बताना, फिर हम उनसे बात करेंगे। समझाने को तो मैंने समझा दिया, किंतु स्वयं मुझे ही अपने आश्वासन पर भरोसा नहीं था। पुरुष के मन का क्या, रूप सी पत्नी मिले तो उसे क्या ऐतराज हो सकता है भला। और सबसे बड़ी बात, बिना उनकी सहमति के तो ये सब लोग लड़की के ऊपर इतना जोर दबाव डाल नहीं रहे होंगे। अर्पिता का मन कुछ हल्का हो गया था। डूबते को तिनके का सहारा। वह मेरे आश्वासन की डोर में बंधी वापस चली गई, परंतु मेरी नजरों के सामने लगातार उसका चेहरा ही नाचता रहा। दरवाजे की घंटी से मेरी तंद्रा टूटी। पतिदेव बेचारे जाने कब से दरवाजे पर खड़े उसके खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। थकान उनके चेहरे पर स्पष्ट अंकित थी। फिर भी उनके चाय पीने तक मैं अर्पिता का पूरा दुखड़ा उन्हें सुना चुकी थी। अर्पिता के प्रति हमदर्दी उनकी आंखों में झलक रही थी, किंतु बोले, एक अटैची में कुछ कपड़े रख लो, हमें आज गांव जाना है। क्या? अर्पिता का क्या होगा? उसकी शादी कल तो नहीं होगी ना? लौटकर कुछ करेंगे, अभी तुम जल्दी करो। गांव पहुंचकर उनकी परेशानी समझ में आई। ससुर जी की तबीयत ज्यादा खराब थी, हमें 10 दिन रुकना पड़ा। मुझे बार बार अर्पिता की याद आती रही। वापस आने पर मैं उससे मिलने को आतुर थी। किसी तरह रात कटी। सुबह अपने बरामदे में वह मुझे दिखाई दी, किंतु शायद उसने मुझे नहीं देखा था। मैं पतिदेव के जाने के बाद जैसे ही उसके घर के लिए निकलने को हुई कि उसकी चहकती आवाज सुनाई दी, दीदी। ताला लगाते मेरे हाथ थम गए। वह पीछे से आकर मुझसे लिपट गई थी। अबोध शिशु सी प्रसन्नता उसके नयनों से छलकी पड़ रही थी। अरे अर्पिता, कैसी हो? पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी। अचानक जाना पड़ा, कुछ तुम्हें बता भी नहीं पाई। मैं उसे लेकर अंदर आ गई। दीदी, जीजा जी तो देवता हैं। बहुत खुश हो? क्या हुआ बताओ? मैं पूरी बात जानने को उतावली हो रही थी। दीदी, उसी दिन रात में वरुण ने जीजाजी से सुबह की घटना की चर्चा की। जीजाजी तो बस फट पड़े। मुझे उनका कहा एक एक शब्द याद है। अतीत में डूबती हुई सी वह बोली, माँ, वरुण क्या कह रहा है? जीजाजी गरजे, हम लोग जो कर रहे हैं तुम सबके भले के लिए ही कर रहे हैं। दृढ़ता के साथ माँ जी बोली। अरे माँ, उसकी उम्र तो देखी होती, वरुण से कुछ साल ही बड़ी है। मेरी पत्नी नहीं, मेरी बेटी बनने योग्य है। मैंने उसे हमेशा छोटी बहन की नजर से देखा है। जीजा जी ने माँ को समझाना चाहा। अरे, वो तेरी बहन कैसे हो जाएगी? बौखलाई हुई माँ जी बोली। माँ, जीजा साली का रिश्ता एक तरह से भाई बहन के रिश्ते जैसा ही पवित्र रिश्ता है, जिसमें छेड़छाड़ की मिठास घुली रहती है। मेरे माता पिता की ओर गुस्से से देखकर जीजाजी बोले, माँ को तो अपने बेटे व पोतों की चिंता है, परंतु आप लोगों ने अपनी बेटी का भला क्यों नहीं सोचा? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग कैसे इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। माँ व बाबूजी मौन ही रहे। जवाब जीजाजी की माँ ने ही दिया। अरे, तैयार कैसे नहीं होंगे? जज दामाद बिना दहेज के दे रही हूं मैं। ओह, अब समझ में आया मुझे।
तो यह सब दहेज से बचने का उपाय है, व्यंग से जीजाजी बोले। फिर अचानक तेज निर्णायक आवाज में बोले, आज से मैं समझूंगा मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे, 1 बेटी। अर्पिता की आज से मेरी जिम्मेदारी है। उसकी शादी का पूरा खर्च मैं दूंगा। आप लोग उसके दहेज की चिंता मत कीजिए। उसका कन्यादान मैं करूंगा। मैं बुरी तरह रो रही थी। जीजाजी धीरे धीरे चलकर मेरे पास आए, मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, तुम आज से मेरी बेटी हो। किसी बात की चिंता मत करना। मैं हूं ना। और जीजाजी अपने कमरे में चले गए। अब आप बताइए दीदी, ऐसे जीजाजी को मैं देवता ना कहूं तो क्या कहूं? मैंने आगे बढ़कर अर्पिता के भोले ललाट पर स्नेह चिन्ह अंकित कर अपनी स्वीकृति जता दी। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।